पढ़ेंगे दीदी कहानी। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम देखते जाएंगे। एम.टी. वासुदेवन नायर की भूमिका से शुरू करेंगे पढ़ना। तो यहाँ से शुरू होगा। मलयालम कहानी विधा की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम दशकों में हुई थी। उस जमाने में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा था। पाठकों और लेखकों को पश्चिम साहित्य से परिचित होने का अवसर भी मिला था। बताया जाता है कि दोनों के समन्वित माहौल ने मलयालम कहानी के सृजन के लिए नींव डाली थी। फिर भी प्रारंभिक कहानियों का कहानी की संकल्पना से सुदूर नाता ही नजर आता है। पश्चिमी कहानियों का प्रभाव भी नहीं के बराबर है, लेकिन बाद के विकास क्रम में कथ्य और रूप क्षेत्र में पश्चिम का प्रभाव स्पष्टता जाहिर है। मलयालम की पहली कहानी कौन सी है, इस बात पर विद्वानों के बीच मतभेद है। केरल वर्मा वलिया कोयंतपुराण ने 1869 में विज्ञान मंजरी नामक कविता प्रकाशित की। इसमें संकलित दो भिखारी चुक्कों की कहानी मलयालम की पहली कहानी साबित करने की कोशिश हुई है। के माधवन ने प्रारंभकालीन 28 कहानियों का संकलन प्रकाशित किया था। उनके विचार में मलयालम की पहली कहानी वासनाकृति है, लेकिन इसके रचनाकार के संबंध में मतभेद है। मशहूर आलोचक डॉक्टर M.M. बशीर का अंदाज है कि इसका लेखक S.P. अच्युत मेनोन हो सकता है। प्रारंभिक कालीन अन्य कहानीकारों में प्रमुख हैं मूर्को कोत्तू कोअप्पा और कुन्नरम मेनोन। 20वीं सदी के तीसरे दशक में प्रतिष्ठित कहानीकार E.V. कृष्णपल्ली की पत्नी महेश्वरी अम्मा के प्रकाशनिध कुन्नलम से कथा कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन होने लगा। अब सिर्फ कहानी पत्रिका थी। ईवी ने ही पत्रिका का पूरा दायित्व संभाला था। उन्होंने खुद कहानियां लिखी और दोस्तों को लिखने की प्रेरणा दी। ईवी ने ज़्यादातर हास्य व्यंग कहानियां लिखी थी। केली सौधम कहानी संग्रह में प्रकाशित सभी कहानियां पहले इस पत्रिका में प्रकाशित हो गई थी। ईवी ने कहानी के परिप्रेक्ष्य एवं पात्र सृजन में वस्तुनिष्ठ नजरिए को आत्मसात करते हुए कहानी की एक सपाट रीति को अपनाया था। उन्होंने सामाजिक अनुभवों को कथ्य में पिरोया। उन्होंने यह साबित किया कि गंभीर विषयों की अभिव्यक्ति के लिए कहानी सक्षम विधा है। के सुकुमारन भी इस जमाने के कहानीकार हैं। उन्होंने संवाद को ज़्यादा अहमियत दी थी, इसीलिए मशहूर आलोचक M.P. पॉल ने इनकी कहानियों को एक अलग नाम प्रहसन दिया। मलयालम कहानी का पहला दौर 40 बरस का है। इस दौर की कहानी गंभीर तौर पर नहीं रची गई है। कतिपय कहानियों में जरूर सुदृढ़ कथ्य, बारीक चरित्र चित्रण एवं यथार्थ परिवेश का वर्णन है, लेकिन ज़्यादातर कहानियां मनोरंजन के वास्ते लिखी गई थी। कतिपय कहानियों में सहज और जीवंत संवादों का नियोजन हुआ है। कहानियों में संयुक्त और मातृत्वात्मक पारिवारिक व्यवस्था का चित्रण तो है, लेकिन उससे जुड़ी समस्याएं नदारद हैं। ये कहानियां प्रेम और प्रतिशोध एवं धन की हवीस के नीवाधार पर रचित है, यानी कहानियों का मुख्य कथ्य इनसे जुड़ा हुआ है। फिर भी प्रेम को अतिरिक्त वरीयता दी गई है। नायक के धीरोदात्त क्रियाओं से हुलसित एवं आकृष्ट प्रेमिका इन कहानियों का अनिवार्य चरित्र रही थी। अपने मामा की बुरी हरकतों के खिलाफ प्रतिशोध करने के लिए कटिबद्ध भांजा पर भी कहानियां लिखी गई थीं। जैसे शुरुआत में सूचित किया कि पश्चिमी साहित्य से अवगत होते हुए भी उसका प्रभाव उस जमाने की कहानियों में दिखाई नहीं दे रहा है। कहानियों का अनुवाद भी नहीं हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि 1919 का दशक अंग्रेज कहानी का स्वर्णकाल था। ताज्जुब की बात है कि 1891 में मलयालम में कहानी कहने योग्य कहानी की रचना हुई थी। यह भी गौरतलब है कि 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय और विदेशी भाषाओं से मलयालम में कहानियाँ अनुदित
होने लगी। 19वीं सदी में सृजनरत अनेकों ने अपने सृजनात्मक वित्त जारी रखी। 2-3 कहानियां लिखकर कहानी क्षेत्र से विदाई लेने वाले लेखक भी रहे थे। जो भी हो, 1891 से 1930 तक जैसे ही उपर्युक्त सूचित किया गया, कमोबेश 40 वर्ष मलयालम कहानी का बचपन रहा था। मलयालम कहानी का दूसरा दौर 1930 से 1955 तक माना जाता है। यह जमाना एक हद तक कहानी का स्वर्णकाल रहा है। इस दौर में केरल के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में निराधार परिवर्तन आए थे। दलितों का उत्थान, वामपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार, शिक्षा के प्रति सभी समुदाय में जाहिर रुचि, पत्र पत्रिकाओं की भरमार, संयुक्त परिवार का अनुपरिवार में तब्दीली, व्यक्ति के दिलो दिमाग में अपने व्यक्तित्व व अस्मिता को उभारने की अभिप्सा, सत्ताधारियों की तरफ उंगलियां उठाने की व्यक्ति और संगठनों की काबिलियत आदि अनेक तत्व ने उस जमाने के सृजनकारों को गहराई से प्रभावित किया था। यथार्थवादी कहानी की संरचना इसी युग में शुरू हो गई थी। कहानी के कथ्य एवं शिल्प में निराधार परिवर्तन आ गए। भावना के आधार पर कहानी कटने की रीति छोड़कर जिंदगी की असलियतों पर कहानी लिखी जाने लगी। मनोरंजन के अलावा विशेष मकसद पर कहानी का सृजन होने लगा। प्रतिष्ठित आलोचक MP पॉल की तर्ज पर कहें तो कहानी जिंदगी की किताब से काट लिए गए पन्ने जैसी हो गई, जिनके पैरों पर खूब नजर आने लगा। व्यक्ति एवं सामाजिक जीवन के हकीकतों को उन्मिलित करने के साथ आलोचना करने व चुनौती देने के लिए भी सृजनकार तैयार हो गए। कहानीकारों ने परंपरागत अंदाज को छोड़कर वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ नजरिए से मानवीय संबंधों का चित्रण किया था। दरअसल यही इस युग की यथार्थवादी कहानी का नियामक तथ्य भी रहा था। गौरतलब यह है कि सन 1936 में भारतीय प्रगतिशील साहित्य संघ की स्थापना हुई। इसी साल केरल में जीवन साहित्य संगठन का रूपायन हुआ, जो अगले साल प्रगतिशील साहित्य संगठन के रूप में तब्दील हो गया। संगठन का घोषित लक्ष्य यही रहा कि किसी भी हालत में कला अल्पसंख्यक के मनोरंजन का साधन नहीं रहने चाहिए। कला के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए होनी चाहिए। साहित्य का सृजन समाज की प्रगति को लक्ष्य करके सौदेश्य होना चाहिए। प्रगतिशील साहित्य संगठन का यही संदेश था कि साहित्यकार का नजरिया सार्वलौकिक रहे, मानव की समता पर आधारित एवं अनाचार एवं अत्याचारों से मुक्त एक नए समाज की संरचना में साहित्यकार अपनी भूमिका निभाए। साहित्य को इसके लिए एक कारगर तरीके के रूप में इस्तेमाल करें। लेकिन इस मकसद के लिए कौन सी राह अपनानी है, साहित्य के कथ्य और रूप में किसको वरीयता देनी है, इन बातों पर मतभेद की वजह संगठन में शिथिलता आ गई। जो भी हो, इस युग में साहित्य के जरिए मेहनत और मेहनत वर्ग के ऐतिहासिक महत्व का बयान किया गया। मानवीय जिंदगी की त्रासदी के पीछे की राजनीतिक एवं न्यायिक कारणों की जांच पड़ताल हुई। यह हकीकत साबित करने की कोशिश भी हुई कि व्यक्ति की मानसिक दुनिया का बाहरी यथार्थ की दुनिया के साथ द्वंद्वात्मक सरोकार कायम है। इस दौर प्रमुख कहानीकार हैं तक्षी, केशवदेव, पोन्नवरकरी, कारूर वशीर और पोट्टक्काट। इनकी सृजनात्मकता की वजह मलयालम कहानी में अभूतपूर्व सजगता आ गई थी। समकालीन यथार्थ जिंदगी की अभिव्यक्ति के साथ उसकी व्याख्या आलोचना भी की गई थी। कहानी की अंतर्वस्तु के रूप में जैसे उपयुक्त सूची किया गया, क्रांतिकारी कदम उठाए गए थे। मलयालम कहानी के तीसरे दौर की कहानी के संबंध में सामान्य तौर पर बताया जाता है कि इस जमाने में व्यक्ति के अनुभवों को वरीयता दी गई थी। इस युग के सर्वोच्च कहानीकार MT हैं। सिर्फ उनकी ही नहीं, T पद्मनाभन, माधविकुट्टी जैसे अन्य कहानीकारों की कहानियों में भी भावगीत के गुण समाहित हो गए थे। मन की गति, विचार एवं हालत की अभिव्यक्ति देते हुए कहानी अनुभूत्यात्मक हो गई थी। लेकिन यह साबित करना गलत होगा कि मन की अभिव्यक्ति कहानी की नींव कथा तत्व को बलि देते हुए
की गई थी। यही कहना सही होगा कि कथनांक के साथ कथा विन्यास के लिए लिरिकल पद्धति और भाव गीतात्मक शैली अपनाई गई थी। यह भी सही है कि इस दौर में अवश्य मन के अपूर्व भावों को जाहिर करती सूक्ष्म कहानियां भी लिखी गई थी। इस संदर्भ में यह खुलासा करना वाजिब लगता है कि मानसिक भाव कोई निरपेक्ष तथ्य नहीं है। दरअसल भौतिक जीवन का कार्यकलाप का समानांतर रूप है। मन की गतिविधियां पूर्व पीढ़ी की कहानियों के पात्र का इस दौर के पात्रों से तुलना करते हुए बता सकते हैं। पहले कहानी के पात्रों की तुलना के संदर्भ में यह मूल्यांकन भी सही है कि इस दौर के पात्र वर्गेतर हैं, लेकिन उच्च एवं निम्न वर्ग के पात्रों के मन में समान नहीं है। अर्थ का प्रभाव मन और सोच पर भी पड़ता है। यह बात भी निस्तर्क है कि अर्थ की उपलब्धि समस्याओं की समाप्ति नहीं है। माली और मालिक तथा काम वाली व घरवाली के दुख दर्द में भी समानताएं संभव है। यह यथार्थ है कि इस दौर की कहानियां व्यक्ति उन्मुख एवं व्यक्ति केंद्रित रही थी, लेकिन हमें इस बात की गहरी समझ होनी चाहिए कि व्यक्ति समाज का विलोम शब्द नहीं है। समाज में गहराई से जड़ीभूत विचारधारा के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति सोचता है तो सचमुच वह सोच सिर्फ उसकी नहीं होती, वह व्यक्ति दरअसल उस विचारधारा के खिलाफ उभर आई सामाजिक मांग का ही प्रतिनिधि है। इस दौर की कहानियों में उभर आए एकांकीपन एवं निरर्थकता बोध से पीड़ित मायूस व्यक्ति सामाजिक व्यक्तित्व का ही हिस्सा है। दरअसल व्यक्ति एक सामाजिक कर्तृत्व है। व्यक्ति केंद्रित होने का मतलब यह नहीं है कि इस दौर की कहानियों में विविधता का अभाव है। यह हर एक कहानीकार की अपनी अलग खासियत रही है और उसी के मुताबिक कहानियों में विभिन्नता भी आई है। इस जमाने के प्रमुख कहानीकार कोवलेन, टी पद्मासन, सीवी श्रीरामन, राजलक्ष्मी, VKN, P वत्सला और वैशाखन। MT वासुदेवन नायर की दीदी कहानी अंधेरे की आत्मा संग्रह में संकलित कहानी। पूरी कहानी एक बच्चे के ख्यालों के जरिए प्रस्तुत की गई। बच्चे का नाम है अप्पू, जिसकी उम्र मुश्किल से 5-6 साल है। उसकी सोच के जरिए कहानी की घटनाओं का आकलन हुआ है, इसलिए भाषा एकदम सरल है और पात्रों के चित्रण में कोई जटिलता नहीं है। ज़्यादातर पात्रों का सरोकार अप्पू से है। अप्पू के मामा और शादी के दलाल शंकर नायर का सीधा संबंध अप्पू से नहीं है, फिर भी उनका चित्रण अप्पू के नजरिए से ही हुआ है। अप्पू की माँ मालू है, जिसे वह दीदी पुकारता है। माँ को दीदी पुकारने की आदत उस पर डाली गई है, इसलिए कि अप्पू मालू की नाजायज संतान है। मालू की शादी के पहले अप्पू की पैदाइश हुई थी। किसी से उसका इश्क हो गया था और उसकी बरकत है अप्पू। बहन के बीड़े चरित्र से रूठकर उसका भाई घर में पैर न रखने का प्रण लेकर चला जाता है। 5 साल के बाद भी वह घर के फाटक तक ही आता है। बहन के दोषी चरित्र का कसूरवार वह माँ को मानता है और उसे कोसते हुए कहता है, सब सीख तो तुम्हें बेटी को पहले ही देनी चाहिए थी। माँ के गुजरने के बाद घर के अस्पताल तक आने की धमकी भी देता है। घर के आसपास तक न आने की धमकी भी देता है। दीदी के रोने के बयान से कहानी की शुरुआत होती है। अप्पू सोचता है शायद नानी ने गाली दे दी होगी। नानी उसे भी डांटती है, लेकिन अप्पू को रोना नहीं आता, बल्कि गुस्सा आता है। वह सोचता है कि इतनी बड़ी होकर भी दीदी डांट फटकार क्यों सहती है। बच्चे होने की वजह व नानी के फटकार का असली कारण समझ नहीं पाता। नाजायज संतान की होने की वजह से नानी के दिल में अप्पू के प्रति उतनी ममता नहीं, इसीलिए ही वह बात बात पर गाली देती रहती है। एक बार मालू माँ से शिकायत करती है कि कोस कर बच्चे को मार डालेगी, तब माँ पूरी तरह से डांटती है। डांट सुनकर भी जब मालू अप्पू से उसके रिश्ते की याद दिलाती है, तब माँ उसके अनैतिक रिश्ते के अंजाम पर बल देते हुए बरस पड़ती। अरे गैर से हाय राम, मुझे ज़्यादा कहलवाना नहीं। माँ बेटी के अनबन और झगड़े के कारण ही अप्पू माँ को चाहता तक नहीं है, उसे सिर्फ दीदी चाहिए। जब स्कूल के दोस्त अप्पू से स्कूल
के दोस्त अप्पू से कहता है कि उसकी दीदी दरअसल उसकी माँ है। तो अप्पू को दोस्त की मूर्खता पर हंसी आती है। दोनों के बीच झगड़ा होता है। स्कूल से लौटते अप्पू सोचता है दीदी कैसे माँ हो सकती है, उसे माँ बिल्कुल नहीं चाहिए। माँ होती तो क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती। दीदी की माँ है नानी, क्या नानी दीदी को चैन से बैठने देती है। रात को दीदी से सटकर लेटते नींद आने तक दीदी अप्पू को कहानियाँ सुनाती है। कहानी सुनना अप्पू को पसंद है। एक रात कहानी सुनाने के बदले दीदी चुपचाप पड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद अप्पू से पूछती है कि बड़ा आदमी बनने पर दीदी का खूब ख्याल रखेगा। अप्पू सिर्फ हामी भरता है। उसे लगा 2-3 दिनों से दीदी की तबीयत खराब है। वह चुपचाप अप्पू को नहलाती खिलाती व बाल संवारती हैं। यह सब करते उसके चेहरे की और ताकती भी रहती है। असली बात यह थी कि नानी दीदी की शादी की योजना बना रही थी। नानी दीदी से बना रही थी कि उसकी बात सोचकर तुम्हें मन मारने की जरूरत नहीं। वह अप्पू की ओर संकेत कर रही थी, ऊंची आवाज में समझा रही थी कि जो हो गया सो हो गया। इधर उधर की बातें सोचने से कोई फायदा नहीं है। अगर यह भी हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। शंकरन नायर नानी को भी समझा रहा था कि बच्चे की भनक तक उस आदमी के कान में न पड़े। अप्पू ने इन सब की बातें सुनी थी लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। एक दिन स्कूल से लौटने पर अप्पू को मीठा पकवान मिलता जो विशेष अवसर पर ही बनाया जाता। दोस्त चक्कन से अप्पू को पता चलता है कि घर में मेहमान आए थे। पहाड़ी प्रदेश वायनाडू से दीदी को देखने कोई आया था। शंकर नायर बता रहे थे कि उसके पास सरकार से मिली 4 एकड़ जमीन है। बिटिया को कोई तकलीफ नहीं होगी, मेहनत करने पर आराम से गुजारा हो सकता। इस घटना के बाद एक दिन सुबह दीदी अप्पू को जगाती है, नहलाती है, माड़ भात पिलाने के बाद कपड़े पहनाती है और फिर सारी सलाहें देती है। फिर अप्पू को छाती से लगाकर टूटी आवाज़ में पुकारती है, मेरे बेटे। फिर रुंध कंठ से अप्पू से कहती है, बेटे मुझे एक दफ़ा माँ कहकर पुकार। अप्पू को अच्छा नहीं लगा था। वह दीदी से पूछता, दीदी कैसे माँ होगी। दीदी ने उसका जवाब नहीं दिया। वह उसे स्कूल रवाना कर देती है। अप्पू समझ गया कि दरवाजे के सहारे खड़ी दीदी उसे एकटक देख रही है। उस दिन शाम अप्पू जब स्कूल से लौटकर दीदी को पुकारता है तो नानी जवाब देती है। बार बार पूछने पर नानी कहती है दीदी नहीं है। नानी तसल्ली देती है कि दीदी आ जाएगी और अप्पू के लिए गेंद भी लाएगी। अप्पू को गुस्सा आ रहा था कि उसे साथ लिए बिना बोले दीदी क्यों गई। नानी माड़ भात पीने के लिए बुलाती है। अप्पू बाहर निकलता है। वह सोचता है कि यदि दीदी रबड़ का गेंद लाकर देगी तो वह दूर फेंक देगा। फिर ख्याल आता है कि अगर गेंद और मिठाई दोनों लाई तो क्या करना चाहिए। वह असमंजस में पड़ जाता है। दीदी बिना बताए चली गई, इसलिए दीदी के प्रति थोड़ा मान है लेकिन उम्मीद है अवश्य दीदी लौट आएगी। उसे पता नहीं कि दीदी शादी के वास्ते चली गई है। बच्चे के दिल की निरीहता को गहराई से दर्ज करते हुए कहानी समाप्त होती है। दीदी कहानी के प्रमुख पात्र हैं अप्पू की दीदी और नानी। सबसे त्रास्त चरित्र दीदी का है। अप्पू के ख्यालों के जरिए ही दीदी की त्रासदी भी उन्मिलित हुई है, इसलिए कहानी का शीर्षक दीदी रखा गया। कहानी में सिर्फ इसका संकेत है कि कुमारी मालू का किसी आदमी से अनैतिक संबंध हो गया था जिसका दुखद अंजाम उसे भुगतना पड़ा। एक बच्चे को वह जन्म देती है पर बच्चे के प्रति माँ की ममता वह जाहिर नहीं कर सकती। दीदी के बहाने ही प्यार प्रकट करने के लिए वह मजबूर होती है। अपने बच्चे के मुंह से सिर्फ एक बार ही सही माँ की पुकार वह सुनना चाहती है, लेकिन दीदी पुकारते बच्चा आदी हो चुका है, इसलिए माँ कहने के लिए वह हिचकता है। कुमारी होने के कारण अपना मातृत्व छिपाने के लिए वह मजबूर है। अपने बच्चे के सामने वो खुलासा नहीं कर सकती कि वह उसकी माँ है। माँ के सलाह से अपने भविष्य की खातिर इस राज को छिपाती है। अप्पू की परवरिश इस तरह हुई है कि वह अपनी माँ को दीदी समझता है और दीदी के अनुरोध के बावजूद वह उसे माँ पुकारता नहीं है। अपने मातृत्व का गला जबरदस्ती घोटने के लिए मजबूर अनेक संदर्भों का चित्रण कहानी में हुआ। जब माँ बात बात पर अपने बच्चे को फटकारती है तो मालू खुलकर कहती है उसे कोस कर मार डालेगी। जवाब में माँ डांटने के साथ व्यंग कसती भी है। ऐसे ही शक्कर समझकर क्यों चाट नहीं लेती। तब खून के रिश्ते की बात उठाती है तो माँ जैसे गाय सींग तान कर आगे आती है वैसे ही उछल कर बरस पड़ती। अरे गैर से
हाय राम, मुझसे ज़्यादा कहलवा नहीं रे। अब जब माँ अपने अनैतिक संबंध का जिक्र करती है तो मालू को सिसकने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता। रात को बेटा अप्पू खाने बैठता है तो मालू भी पास बैठती है। कौर बनाकर अप्पू को खिलाना उसे पसंद है, लेकिन अपनी माँ के सामने कौर बनाकर खिलाने से वह डरती है। माँ डांटती भी है, वह क्या हुआ, दूध मुहा बच्चा है कि तू कौर बनाकर खिलाती है। मालू के बिगड़े चरित्र से रूठकर भाई कुमारन घर छोड़कर चला जाता है। कभी कभार वह माँ को देखने आता है, लेकिन फाटक के बाहर ही खड़ा रहता है, घर में पैर नहीं रखता। माँ सफाई देती है कि मालू तो उसके पेट से जन्मी है, पर कुमारन माँ पर इल्ज़ाम लगाता है कि सदाचार की सीख बेटी को पहले ही दे देनी चाहिए थी। जब अप्पू अपनी तरफ घूरते आदमी के बारे में पूछता तो मालू कहती कि वह तेरा मामा है। घर न आने की वजह पूछने पर जवाब न देकर सिर्फ रोती रहती है। यूं अनजाने ही सही भाई को घर से खदेड़ने का इल्जाम भी मालू के सिर पर ही आ जाता है। उसके अहरे गहरे से संबंध रखने और शादी से पहले अप्पू को जन्म देने की सज़ा भाई को भुगतनी पड़ती है। यह हकीकत मालू के सदमे को और गहराता है। आखिर अपनी गलती का सबसे त्रास्त परिणाम मालू को भुगतना पड़ता है। अपने बच्चे को छोड़कर जाने के लिए वह मजबूर हो जाती है। दलाल शंकर नायर मालू के साथ शादी करने एक नेक आदमी को पटाकर ले आता है। वह मालू की माँ को समझाता है कि बिटिया को कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ यह शर्त है कि मालू के बच्चे होने की भनक तक उसके कान में न पड़े। मालू माँ से पूछती है कि यह धोखाधड़ी है ना, पर माँ का जवाब यह है कि यह सब शंकर नायर ठीक कर देगा। फिर वह समझाती है कि जो हो गया सो हो गया, अगर यह ठीक हुआ तो बेड़ा पार ही समझो, अगर हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। जब मालू अप्पू का जिक्र करती है तो माँ बेरहमी से पेश आती है और चिल्लाने लगती है, अप्पू सिप्पू, जब मैं इस बला से छुटकारा पाना चाहती हूँ तब तू तो एक रात को मालू संदूक में अपने सामान करीने से रखती है। सुबह वह अप्पू को जगाती है, नहलाती है, माड़ भात पिलाने के बाद कपड़े पहनाती, बाल संवारते वक्त अप्पू को समझाती कि स्कूल जाते समय संभल कर जाना, बच्चों से झगड़ा मत करना, नानी का कहना मानना और नखरे मत दिखाना। फिर अप्पू को छाती से लगाकर टूटी सी आवाज़ में बेटे पुकारती है और अनुरोध करती कि बेटे मुझे एक दफ़े माँ कहकर पुकार। लेकिन अप्पू सवाल करते कि दीदी कैसे माँ होगी। मालू ठिठक जाती है। कुछ देर बाद उसे स्कूल रवाना करती है और उसका गमन दरवाजे के सहारे खड़े एकटक देखती रहती है। यूँ कहानी में एक असहाय लड़की की पराश्रित जिंदगी पूरी आर्द्रता के साथ रेखांकित हुई है। समाज और परिवार के सामने वह अपराधीन है। समाज में बरकरार नैतिक मूल्यों को उसने उल्लंघित किया है। शादी के पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया, इसलिए घर में भी उसे कोई मान्यता नहीं है। अपने पेट में जन्म लेने की वजह से उस माँ उसकी देखभाल करती है, साथ ही उसके बच्चे को भी अपने बच्चे के समान वह माँ नहीं बल्कि दीदी है। माँ की ममता वह जाहिर नहीं कर सकती। माँ की पुकार सुनने के लिए उसका दिल तड़पता है, लेकिन जैसे सूचित किया गया है कि दीदी पुकारने का आदी होने के कारण बच्चा हिचकता है। उसकी माँ तो बेटी के भविष्य पर चिंतित है, किसी न किसी प्रकार उसकी शादी करनी है। बेटी के बच्चे होने की हकीकत छिपाकर ही मालू की शादी होती है। यूँ मालू अपने बच्चे को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाती है। पता नहीं उसकी आगे की जिंदगी कैसी कटेगी। कहानीकार ने पूरी संवेदना के साथ एक कुंवारी माँ की पीड़ा और छटपटाहट को उकेरा है। एक गौरतलब बात यह है कि कहानी में माँ और दीदी को एकत्रित कर दिया गया। यहाँ माँ दीदी का बहाना या अभिनय करती है, वहीं माँ का प्यार भी जाहिर करती है, पर विडंबना है कि आखिर वह न माँ और दीदी का दायित्व निभा नहीं सकती, दोनों से वंचित हो जाती है। तत्कालीन समाज में मान्य नैतिक चेतना ही उसकी जिंदगी को त्रास्त बनाती है। जैसे सूचित किया कि कहानी की दूसरी प्रमुख पात्रा है नानी, यानी मालू की माँ। नानी कार्यकलाप भी अप्पू के नज़रिए से ही कहानी में प्रस्तुत है। सतही नज़र में नानी क्रूर लगती है, लेकिन उसकी आदतें भी मजबूरी से
उद्भूत है। समाज के नैतिक बोध की शिकार है नानी। नैतिक मूल्यों को बरकरार रखने की कोशिश की वजह से वह अपनी बेटी और पौत्र से बेरहमी से पेश आती है। अप्पू को लगता है कि नानी का काम ही फटकार और गालियाँ सुनाना है। सुबह उठते ही गालियों की बौछार शुरू हो जाती है। दोपहर होने पर ही छोकरा उठता है, तेरे जन्मते ही घर का सत्यानाश हो गया कि नहीं। दातुन करते समय थोड़ा पानी नीचे गिर गया तो गाली शुरू कर देती है। दत्तमीज हड्डी पसली एक करके फर्श की लिपा पोती की है मैंने। यदि दीदी अप्पू को कौर बनाकर खिलाती तब नानी डांटती है, क्या यह दूधमुहा बच्चा है जो तू कौर बनाकर खिलाती है। दरअसल नानी को अप्पू से इसलिए इतना गुस्सा आता है क्योंकि वह नाजायज़ संतान है। बेटी ने शादी से पहले ही उसे जन्म दिया था, उसे मजबूरन परवरिश करनी पड़ती है। बेटी के बिगड़े चरित्र और अप्पू की वजह ही नानी का एकमात्र बेटा सुकुमारन उससे अलग रहता है। कुमारन फाटक तक आता है पर घर के अंदर पैर रखता तक नहीं। 5 साल पहले यह प्रण लेकर घर से निकल गया था कि उस घर में पैर रखेगा नहीं। नानी उसके सामने मालू की तरफ इशारा करते हुए गिड़गिड़ाती है, मेरे पेट की जन्मी है, मैं उसे कैसे मार डालूं। लेकिन कुमारन जिद्दी है, वह नानी की बात मानता ही नहीं। माँ होने के नाते नानी अपने बेटी के भविष्य की जिंदगी पर बेहद चिंतित है। यद्यपि बेटी एक बच्चे की माँ है लेकिन वह युवती है, उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या वह बच्चे की परवरिश करते हुए आगे ज़िंदगी गुजार सकेगी? क्या उसे एक आदमी की ज़रूरत और सहारा नहीं चाहिए? इसलिए वह बेटी के लिए एक आदमी ढूंढती है। दलाल शंकरन नायर मदद करता है। वह मालू के लिए एक आदमी ढूंढ कर लाता है। उसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि बच्चे की भनक तक आदमी के कान में न पड़े। शादी की बात जानकर मालू अप्पू का जिक्र करती है तो माँ समझाती है कि उसकी बात सोचकर मन मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर उधर की बातें सोचने से पहले कहीं पहुँच न सकेंगे। जब मालू धोखाधड़ी की बात कहती है तो कड़े स्वर में बताती है कि यह सब सोचने की जरूरत नहीं, अगर यह मौका भी हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मालू फिर अब जब अप्पू की बात उठाती है तो वह बरस पड़ती, मैं इस बला से छुटकारा पाना चाहती हूँ, तब तो तू नानी बेटी के भविष्य की जिंदगी से परेशान है, इसलिए अप्पू बला लगती है। उसका ख्याल आता है कि उसके टलने से ही बेटी की जिंदगी बन सकती है। मालू को देखने एक आदमी आता है। शादी तो उसके यहाँ करने का निर्णय होता है। घर से निकलने के पहले मालू अप्पू को स्कूल रवाना करती है। शाम को स्कूल से लौटने पर नानी अप्पू से प्यार से पूछती है, आज इतनी जल्दी कैसे आया? अप्पू दीदी को पुकारता है तो नानी ही जवाब देती है कि वह यहाँ नहीं है, एक जगह गई है। फिर तसल्ली देते हुए बताती है, दीदी आ जाएगी, अप्पू के लिए गेंद लाएगी। अतः यह स्पष्ट है कि यद्यपि नानी बात बात पर अप्पू को फटकारती है पर दिल से बुरी नहीं है। दरअसल अपनी बेटी की जिंदगी की खातिर वह परेशान है, इसलिए अप्पू के साथ प्यार से वो पेश नहीं आती। जब बेटी की शादी पक्की हो जाती है और उससे सहारा मिल जाता है तो अप्पू के प्रति दिल की कलुषता भी काफूर हो जाती है। बेटी के घर से जाने के बाद जिस ढंग से नानी अप्पू से पेश आती है उसे पता चल जाता है कि अप्पू की परवरिश की जिम्मेदारी खुद ले ली है। नानी की आकुलता परेशानी और अप्पू के प्रति कटुता के पीछे बेटी के प्रति प्यार है। उसकी जिंदगी है पर समाज में बरकरार नैतिक बोध और मूल्य के पालन के लिए मजबूर स्त्रियां। विडंबना है कि इनकी त्रासद शिकार भी ये हैं। समाज और निर्मित प्रतिमानों को नकारने की ताकत इनमें नहीं है। आगे अगर आपको कोई पॉइंट इम्पोर्टेंट लगे तो आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मतलब आगे ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है, तो अगर आप चाहें तो मूल टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप मूल टेक्स्ट नहीं पढ़ पाए हैं तो आप यहाँ से विश्लेषण और मूल्यांकन हमारे साथ पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पूरा कहानी का एक अंदाज़ा लग जाए कि इसमें किस तरह का है।